सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मल्टीपल मौज़ूआत हैं, मगर मैं आगाज़ में बात करना चाहता हूँ जो एक गिरफ़्तारी हुई है कहीं बैरून मुल्क, जो कराची में बल्दिया टाउन में आग लगी थी जिसमें 250 लोग खाकिस्तर हो गए थे। बड़ी कहानियाँ चलती रहीं। पहले ये भी कहा गया कि जो है वो कोई सेफ्टी इश्यूज़ हैं, मगर बाद में पता चला 200 मिलियन का भत्ता नहीं दिया और मज़दूरों के 250 ख़ानदान बर्बाद करके रख दिए गए। ये इससे मैं बात शुरू करूँगा, मगर सवाल ये है कि आज जो सियासत और जो पेशा ऐसा जिसे हम एक नोबल तरीन पेशा समझते थे, इंसानों की ज़िंदगियों को बदल देने वाला, डेस्टिनीज़ को बदल देने वाला, वो उसमें एक माफियोजी की लड़ाई नज़र आती है। उसमें हमें यह नज़र आता है कि आप जो है 250 बंदों को इसलिए मार देते हैं कि आपको पैसे नहीं मिले और आप अकाउंट सेटल करते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू और है, जब मैं ये तो खैर एक हादसा बना दिया जाता है, क्रिएट किया जाता है, मगर वो हादसे जो बड़ी खामोशी से हम पे गुजर जाते हैं, जब हम अस्पताल में जाते हैं, जब हम स्कूल में देखते हैं कि वहाँ बच्चों के लिए, हमारे 2.5-3 करोड़ बच्चों के लिए कोई नहीं सिलसिला नहीं है। फिर उसके बाद एक तीसरी डायमेंशन भी है। पता चलता है कि हमारी रूलिंग एलीट आपस में एक दूसरे को इंतहाई करप्ट बदनवान समझते हैं सिद्ध के दिल से, और फिर खुद फैसला नहीं कर पाते। अदालत में फैसला चला जाता है, पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के नीचे ज़ेरी इदारे नहीं कर सकते। FIA के बारे में पता चलता है वो मफलूज है, फालज हुआ, ये अगर मैं आसान और जो नैब है, ये कैसी सियासत है कि जिसमें एक तरफ मौत उगल रही है, वो लोग मौत का निशाना बन रहे हैं जिनके पैसों से रियासत चलती है, जिनके पैसों से ये रूलिंग एलीट फलती फूलती है, और एक तरफ हम देखते हैं कि दौलत के अंबार हैं, बदनवानी के इल्ज़ामात हैं, और हम सबूतों की तलाश में सरगर्दां हैं। और लेकिन अगर गली में बाहर देखें तो जा बजा हमें नज़र आता है कि जेब तो हमारी कटती है। मैं इस पर आज बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में होंगे जनाब सलमान आबिद साहब और रेहान हाशमी MQM के, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये इशू हुआ और अब ये पता चला कि उन्होंने PSP उस साहब ने ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने उससे अपने आप को डिसएसोशिएट किया। रेहान हाशमी साहब से पूछेंगे कि ये सियासत जो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करती थी, अब उनके घरों में जो है वो जली हुई लाशें क्यों भेज रही है। रमेश कुमार साहब मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उनसे भी पूछेंगे कि अगर इदारों को पैरालिसिस है तो आप 30 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे थे कि इदारों मफलूज होकर रह जाएँ। ये मामला क्या है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सलमान आबिद साहब, आगाज़ आपसे करता हूँ, बाद में दूसरे दोस्तों से, कि मेरा सवाल आपसे ये है कि सियासत जो है लोगों की ज़िंदगियों में बुनियादी तौर पर किताबों में लिखा हुआ आसानी लाने के लिए है, उनके मसाइल ख़त्म करने के लिए, ना कि उनके घरों में जली हुई लाशें भेजने के लिए, शाम को 84 करोड़ का भत्ता इकट्ठा करने के लिए, या पनामा जिसके भी अकाउंट्स हैं गलत या सही दौलत का ढेर लगा के इस मुल्क को खंडर के एक माशी खंडर में तब्दील। तो ये क्या सिलसिला है और ये क्या ऐसे ही रहेगा? देखिए काजी साहब, बात यह है कि सियासत किसी असूल और नज़रिए की बुनियाद के ऊपर और जमहूर की बुनियाद के ऊपर होगी तो उसका तौर तरीका एक और होगा। लेकिन अगर सियासत उसके मुकाबले में एक ख़ास तबकाती ग्रुप और एक ख़ास मफादाती ग्रुप के तहत होगी तो फिर उसका तरीका कुछ और होगा। अब यही एक बुनियादी फ़र्क है जो पाकिस्तान की सियासत में आप और मुझे, मेरे जैसे दोस्तों को परेशान करता है कि जो हमने किताबों में पढ़ा था, जो हमें असूल और नज़रियात बताए गए थे, जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में नज़र आता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़े बड़े स्लोगन्स के साथ आती हैं, हम जब उनको देखते हैं और दुनिया में जमहूरियत के मॉडल्स को देखते हैं और फिर जब पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा तजाद हमें नजर आता है। और वो तजाद झूठ पर है, मक्कारी पर है, बदनवानी पर है, करप्शन के ऊपर है। क्योंकि जिस अंदाज की सियासत पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी, जिससे लोगों को ताकत मिलनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली लोगों को तो ताकत नहीं मिली है। लोग तो परेशान हुए हैं, लोग तो गुर्बत का शिकार हुए हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि हुकूमत मानती है ना इस बात को, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत के दादोशुमार कहते हैं कि 57.5% लोग पाकिस्तान में खते गुर्बत से जिंदगी के नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरानी का निज़ाम था, चाहे उसमें फौजी हुक्मरान, एक बात याद दिला दूं, ये खते गुर्बत उन्होंने जो ड्रा किया है वो 3030 रुपए माहाना पे किया है। ये 110 रुपए रोजाना यानी 111 रुपए रोजाना कमाने वाला एहसन इकबाल साहब की नजर में गरीब नहीं है। नहीं, एहसन इकबाल साहब तो अभी भी आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, और खास तौर पे उनके जो पिछले 3-4 साल हैं उसमें हमने माशी तौर पे बड़ी तरक्की की है, लोगों की तरक्की हुई है, लोग खुशहाल हैं, और हुकूमत जो है वो सही माशी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रही है। हुक्मरान कोई भी हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, जो भी हुकूमत होगी वो ये कहेगी कि हमने अपने माशी अहदाफ हासिल किए हैं और लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तरक्की हो रही है। लेकिन आप लोगों से जब पूछेंगे तो हुक्मरानों का और लोगों का जवाब एक दूसरे से टकराव होगा, तजाद होगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की सियासत में यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है
कि हमारी जमहूरियत, हमारी सियासी जमातें, हमारी सियासी क़यादतें, हमारी पार्लियामेंट, हमारी कैबिनेट, इन सब के अंदर अवामी मफाद कहाँ पर खड़ा है, कहाँ छुप कर रह गया है, और वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? तो कहीं मेरे ख्याल में पस से पुश डाल दी गई। रेहान हाशमी साहब, आपकी तरफ दो सवाल लेके आ रहा हूं। एक तो यह कि आप अपनी बात जरूर कीजिएगा, 100 दिन का जो आपका एजेंडा है और जो आपकी स्ट्रगल है, मगर मेरे दो सवाल आपसे, पहला सवाल आपसे यह है कि अब पता चलता है कि वो MQM जो आज दो तीन हिस्सों में बटी हुई है, उसमें उस तब एक ही थी जब ये वाकया हुआ, तो ये आग लगा के इस पे तो एक हमें जवाब दे दें कि ये क्या भत्ता नहीं मिला या मिला था। सेकंडली, जब आपके ही एक साथी गवर्नर हाउस से निकलते हैं तो मुझे आपके PSP के दोस्त जो कल तक आपके साथ बैठे हुए थे और आपका दिफा कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये एक जराइम पेशा शख्स थे, और वो जवाब दिए बगैर दुबई चले जाते हैं। ये कराची में हो क्या रहा है रेहान हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात जहन में रखें कि कराची पाकिस्तान की इकनॉमिक हब के तौर पर बड़ा एक वाइटल रोल अदा करता रहा है, और कराची की सियासत में इन्फ्लुएंस रखने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मजहबी जमातों ने, यहाँ तक के नॉन स्टेट एंटिटीज़ ने भी अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने की मुख्तलिफ़ अंदाज में कोशिश की है, जिसकी वजह से अहलियान कराची बिलखसूस और बिलअमूम अर्बन सिंध के लोगों ने सफ़र किया है। वो विक्टिमाइज़ होते रहे हैं। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 3 दहाइयों से एक मुत्तफ़िक़ा जमात को, तमाम जमातों को आज़माने के बाद अहलियान कराची ने चूज़ किया, क्योंकि उसने उनके कोर इश्यूज़ को एड्रेस किया था, उनके कोर इश्यूज़ के हवाले से आवाज़ बुलंद की थी। अच्छा, अब वो बहुत सारे सेगमेंट को यकीनी तौर पे पसंद नहीं होगा, और उसकी वजह से मुख्तलिफ अंदाज में आपने देखा कि इन्फ्लुएंस किया गया। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में हम बात करते हैं कि वो क्या ऐसे मामला थे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाज़ेह तौर पे इस पॉलिसी है कि जो भी क्रिमिनल एलिमेंट है या था या उस जो अपना शेल्टर लेना चाह रहा है, उसकी किसी भी किस्म से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, रेहान भाई आप ही बताइएगा, आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि बिल्कुल आप उनसे डिसोसिएट कर रहे हैं, ये आज कर रहे हैं, ये कल तक जो ये पलता रहा तो किसी को पता ही नहीं चला किसी पार्टी में कि यार ये लोग जो हैं लोगों को आग लगा रहे हैं, कोई 200 मिलियन के लिए, कोई ये कर जराइम पेशा लोग पहले नजर नहीं आए। वजह क्या थी रेहान भाई? रेहान भाई, आप ये सवाल मुझे फिर दोबारा दोहराना पड़ेगा क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन का इशू हुआ है, मगर चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। रमेश भाई, आपकी तरफ आता हूं। ये रोजाना हम पार्टीजन बहस तो करते हैं, इधर PTI का बंदा बिठा लो, इधर आपको बड़ा शोर और माशाल्लाह रेटिंग का खेल चल रहा है। मैं आपसे आज बिल्कुल अलग बात करना चाहता हूं। वो बात ये है, आप रमेश भाई, आप सिंध के सूबे में हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, आपने कभी वो जिंदगी देखी है जो आपके वोट डालने वालों की है, और आपने वो जिंदगी देखी है जिन्हें वोट डलते हैं? ये जमीन आसमान का फर्क जो है, ये तकदीर में किसी ने लिख दिया है या किसी बहुत बड़ी डकैती का नतीजा है? जनाब रमेश कुमार साहब। सईद भाई, पहली चीज़ तो ये कि सियासत जो है ना, वो एक इबादत है, सियासत एक अवाम की खिदमत का जज्बा है, मगर यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। यहाँ पे सियासत बन गया है कैरेक्टर, एक अदाकारी होती है ना। आदमी जब अपोजिशन में बैठता है एक रोल इख्तियार करता है, गवर्नमेंट बैठता है तो उन्हीं पॉइंटों के ऊपर दूसरी पॉइंट आ जाती है। यही 24th अमेंडमेंट थी, पीपल्स पार्टी की मूव थी कि ये होनी चाहिए, जब गवर्नमेंट लेके आई तो वो आ जाती है। मैं समझता हूँ, मैंने एक इशू नहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर मैंने देखा। कल भी मैंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मेरा इलाका जो है थरपारकर है, रोज़ाना वहाँ पे मासूम बच्चों की जो मैं लाशें देखता हूँ, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इमदादें आती हैं, NGOs की इमदादें आती हैं, जिस तरीके से चली जाती हैं। या कराची इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ आदमशुमारी का, 1.5 करोड़ का लाहौर है, कहाँ पे लाहौर है, कहाँ पे कराची है? आप अभी की तो बात कर रहे हैं, मगर आप अगर 2008 से अगर चले जाएं, 2008 से पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट है, MQM 5 साल के साथ गवर्नमेंट में भी रही। रमेश भाई, आप इल्जाम लगाएं जिस पे मर्जी है, मैं कभी आप हैं कभी वो हैं, आप दोनों एक तबके के लोग हैं। देखिए, मैं समझता हूं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम 2 तबके के लोग हैं, मगर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक तरफ खिदमत है और एक तरफ सिर्फ बातें हैं। एक तरफ बिल्कुल अमली काम है और एक तरफ जो है वो सिर्फ बातें हैं। एक तरफ गवर्नमेंट करना है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में रहना है। फर्क बहुत है।
यही गवर्नमेंट भी यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में चल रही है। आपको हर चीज के अंदर डेवलपमेंट देखने में आती है, हर चीज के अंदर। यही हैदराबाद, यही हैदराबाद कराची मोटरवे था, मगर किसी को 5 साल फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों पीपल्स पार्टी के पास छोड़े, अस्पतालों की बात करें। अभी एक केस है, सुने, हमें तो देखें, ये आपका रमेश भाई, ये जो केस है, हम सारी दुनिया देख रही है, हक्की बक्की अदालत की तरफ देख रही है, और अदालत से हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। अदालत का कहना है कि आपके नीचे जितने इदारे हैं वो प्रोसिक्यूशन ही नहीं कर रहे, और डर ये है लोगों को कि अगर कुछ वारदात हुई है तो ये नीचे चूंकि इदारों ने नहीं काम किया हुआ, सबूत पता नहीं है या नहीं है। एक अजीब तशकीक का समा है, हर आदमी कहता है जनाब को काम तो हुआ है मगर कुछ होगा नहीं होगा। मैं काजी साहब, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज क्लियर करूं। हाँ जी, बात होनी चाहिए लीडरशिप की, विल की। आज अगर लाहौर में लोकल गवर्नमेंट नहीं थी ना इतने अरसा, कराची में भी नहीं थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की लाहौर को इतनी डेवलपमेंट पे लेके गई, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची को इतनी डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लेके गई? ठीक है, बात होती है लीडरशिप की, विल की। लीडरशिप अगर चाहे एक क्लियर पॉइंट दे, हर चीज के ऊपर काम हो सकता है। और मैं समझता हूं यहां पे लीडरशिप का प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट के अंदर फकदान है। बातें बहुत बड़ी की जाती है, मुझे एक ब्रेक की तरफ किया जाता। वही मैं आपको एक चीज बताऊं, करप्शन की आपको चीजें बताऊं। हाँ जी, वो चीजें, वही टैबलेट है जो 70 रुपए की अगर परचेज होती है पंजाब के अंदर, वही चीज 170 रुपए में परचेज होती है। सर वो मैं पंजाब में और चीजें बहुत बता सकता हूं आपको। जो $3.5 मिलियन का एक किलोमीटर बनता है, वो यहाँ 11 मिलियन का बन रहा है। मैं बहुत सी बातें हैं, मेरे ख्याल में हम ये बहरहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बात रेहान हाशमी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, बात नहीं हो पाई थी, उनका मतमा नजर भी सुनना है, और जो मैं सवाल उनके लिए छोड़ गया था वो भी सुनना है कि आज हम ये खुल के जरा बात करें कि भाई हम जो महकूम हैं और आप जो हाकिम हैं वो बनते हैं, आपकी हमारी जिंदगियों में इस तरह क्यों बोध है कि आपके पक्ष प्रिविलेजेस वो हैं जो शायद फर्स्ट वर्ल्ड की अमीर तरीन रियासत में किसी के ना हो, और लोगों को आपने सब सारन अफ्रीका से भी पीछे फेंक दिया। ये क्या कहानी है? मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी की करप्शन का। वापस आते हैं, देखते हैं क्या मामला है। वेलकम बैक। रेहान भाई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं चाहूँगा कि रेहान भाई एक तो आप बात मुकम्मल करें, और मेरे सवाल जो थे मैंने जो आपके सामने रखे थे कि वाई एक क्रिमिनलिटी जिसकी तरफ सारे फैक्शन इस वक्त आपके इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिमिनलिटी सामने तब आई जब फैक्शंस बने, मगर उस दौरान अंदर अंदर पलती रही और इतला नहीं हुई टॉप को और लीडरशिप को। आज हम अपनी डर्टी लिनन शहर में गली में धो रहे हैं। रेहान भाई देखें, एक चीज़ तो जहन में रखिएगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वाज़ेह स्टांस है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स का मुत्तहदा के अंदर अगर पनपने की कोशिश की जाती है तो तत्हीर का जो अमल है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिस तरह लोगों को निकाला गया है, शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि एलानिया पब्लिकली अनाउंस करके, मीडिया के ऊपर आकर अनाउंस करके, चाहे वो राब्ता कमेटी का हाईएस्ट फोरम हो, फारिग किया जाता है या कारकुन लेवल पे या जिम्मेदारों के लेवल पर, तो ये एक अमल जारी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि लोग फिर भी शेल्टर लेने की, चाहे वो मुत्तहदा हो चाहे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इस तरह के एलिमेंट्स कोशिश करते थे और करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अब ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपनी सफ़ों में एक तो चेक करते रहें और देखते रहे ऐसे अमल को। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है दूसरा ये कि एक ऐसा शख्स के जिसको निकाला जा चुका है या जिसके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस हैं या जिसके बारे में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसके बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और इतने बड़े सानहे में मुलव्वस है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी शमूलियत एक नौमालूद पॉलिटिकल पार्टी के में हो जाती है कि जो कि क्लीन चिट हर एक को दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उम्मुल खबाइस बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी को कराची के बीच में लाकर रख दिया गया, जो कि तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स को अपने अंदर समोने की इस्तात रखती है। ये पहले कहाँ थे? ये पहले किस पार्टी में थे रेहान भाई? ये जो अब्दुल रहमान साहब की बात हो रही है जिन्हें मुबैना तौर पे आग लगाई, ये किस पार्टी में थे? इनकी क्या बैकग्राउंड है? कुछ है आप आवाम से शेयर करेंगे अगर आपके नॉलेज में हो तो? देखिए, मेरे पास इन साहब की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर मेरे पास उनकी ज़रूर इन्फॉर्मेशन है कि जिनकी पॉलिटिकल पार्टी में ये अब्दुल रहमान साहब उठकर चले गए थे, उनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन है कि ये वो लोग थे कि जिनको
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से निकाला गया था अचानक पूरी लीडरशिप को। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि वो ऐसे एलिमेंट्स का क्या करेंगे कि जो एक वक्त तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुकदमा लड़ते थे, एडवोकेसी करते थे, और जब अपनी करतूत की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से निकाला गया तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने क्रिमिनल एलिमेंट्स को के जिनको पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, जो रेहान भाई कल तो छोड़ के गए आपको, अस्तीफे दे के दुबई चले गए थे, रजा हारून भाई भी चले गए थे। लेट मी करेक्ट यू। आपको मैं याद दिलाता हूं 2013 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पूरी राब्ता कमेटी को फारिग किया था, और पूरी राब्ता कमेटी को जब फारिग किया था तो उनमें जो साहिबान आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो कि वॉशिंग मशीन फैक्ट्री के तौर पे अमल कर रहे हैं, वो तमाम साहिबान मौजूद थे। मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना चाहता, मैं राइवलरीज नहीं क्रिएट करना चाहता। उनकी आपने बुनियादी रुकनीयत तो नहीं खत्म की थी ना आपने, उनकी राब्ता कमेटी से निकाला। देखें, अब ये आप जुजियात में जाएंगे। राब्ता कमेटी एक हाईएस्ट फोरम है एमक्यूएम का, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक हाईएस्ट फोरम है, और हाईएस्ट फोरम को अचानक फारिग कर देना मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक इकदाम था जो कि किया गया। दूसरी चीज़ ये कि अब आप कह रहे हैं कि जो रिच एंड पुअर गैप है और सियासतदानों का जो अमल और किरदार है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि जो जिम्मेदारी सियासतदानों की होनी चाहिए थी और सिविल इदारों की होनी चाहिए थी, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए थी, वो डिलीवर नहीं किया गया। ये बात अलहदा है कि हम एवोल्यूशनरी फेज में हैं, हम पाकिस्तानी कौम इवॉल्व कर रहे हैं, हम इर्तकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, चाहे वो जमहूरियत की बात करें, चाहे इदारों की बात करें। रेहान भाई, अभी मैं फिर भी आऊँगा आपकी तरफ वापस, अगर आपकी बात में तिश्नगी रहेगी, आपकी पिछली दफ़ा आपका टाइम जो है वो, लेकिन सवाल ये है कि आप तो इर्तकाब नहीं तरक्की की आखिरी बुलंदियों और औज पे इस मुल्क की रूलिंग एलीट, ये जाती हवाई जहाज हैं, इलाज स्टेट ऑफ 8 हॉस्पिटल्स में होता है, मुल्क से बाहर बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आलीशान इमारतों में रहते हैं, हक हलाल के पैसों से बनाई हुई इमारतें हैं, तो हम तरक्की पजीर बल्कि बर्बाद हैं हम। बहरहाल मैं आऊँगा, मगर सलमान आबिद साहब थैंक यू, आप बड़ी देर से खामोश रहे। मैं सलमान भाई को, रेहान भाई को फिर मजीद टाइम दूंगा जो अपने पार्टी के वाले से वो बात करना चाहते हैं। ये ज़रा आप बात बता दें कि हम ये तो बड़े तरक्की याफ्ता है, मारे तो हम गए। देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने तरक्की की है तो पाकिस्तान के रूलिंग एलीट ने तरक्की की है। ज़रा मुझे बताइए ना कि इस पाकिस्तान में दौलत किसने कमाई है, और पिछले 20 साल पहले इन लोगों के पास कितने पैसे थे, और इन पिछले 20-25 सालों में इनके पास कितने पैसे आए हैं, किस तरह से इन्होंने दुबई के अंदर अपनी जायदादें बनाई हैं, किस तरह से बाहर के मुल्कों में इन्होंने पैसा मुंतकिल किया है। ये तो सब अब रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, जो इनकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब सवाल यह कि देखें ना, हम एक इल्ज़ाम तराशी की बात करते हैं। अभी रमेश भाई कह रहे थे कि पंजाब में ये हुआ है, पंजाब में ये हुआ है। रमेश भाई ज़रा पंजाब में आ जाएं, पंजाब के सरकारी अस्पतालों की ज़रा हालत देखें, और देखिए एक एक बेड पे 3-3 लोग पड़े हुए हैं, और ये भी देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर के पास 12-12, 18-18 वजारतें हैं। हमने पंजाब में कितनी तरक्की की है। आइए जरा साउथ पंजाब के और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ गुर्बत की क्या हालत है, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, तालीमी इदारों की क्या हालत है, और ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है। सवाल यह है कि जब आपकी हुकूमत होगी तो आपको हर जगह अच्छा नजर आएगा, जब आप अपोजिशन में होंगे तो आपको सब बुरा नजर आएगा। अब एमक्यूएम जो है, अभी रेहान हाशमी साहब कह रहे थे, मुझे जरा कोई बड़ा क्रिमिनल का नाम बताइए जो एमक्यूएम ने अपनी सियासत से निकाला हो और खुद पेश किया हो एमक्यूएम ने कि हमारी सियासी जमात में क्रिमिनल एलिमेंट है, हम इनको निकाल रहे हैं। जब कोई बंदा पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज पाक सरजमीन पार्टी कह रही है कि हमारा अब्दुल रहमान भोला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये ताल्लुक जब वो पार्टी के अंदर शामिल हो रहे होते हैं, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या स्क्रीनिंग होती है कि कौन क्रिमिनल आ रहा है और कौन क्रिमिनल नहीं आ रहा। आपको याद है काजी साहब इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कराची के अंदर अपनी अदालत में क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह फैसला दिया था कि तमाम सियासी जमातों में मिलिटेंट विंग भी हैं और बाकायदा क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं। किसी एक सियासी जमात ने उस वक्त ये तस्लीम नहीं किया और सब ने कहा कि हमारी जमातें जो हैं वो पाक हैं, यहाँ कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जब लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे फलां एमएनए की प्रोटेक्शन है, फलां सियासी जमात की प्रोटेक्शन है, फलां ग्रुप की प्रोटेक्शन है। अब मसला यह है कि हम यहाँ पर बैठ के बड़ी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो तजादात हैं पाकिस्तान की सियासत के, वो हर सियासी जमात के हैं, हर सियासी क़यादत के हैं, क्योंकि लोग अपने अपने मफादात के तहत सियासत कर रहे हैं। आम आदमी तो किसी का सियासत का हिस्सा ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है। मैं आपकी बात, अब मैं रमेश भाई की तरफ जाऊंगा और उसके बाद रेहान भाई की तरफ, मगर रमेश भाई के लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं। पूरी दुनिया में आज एक सवाल उठ खड़ा हुआ है,
मगरब हो या यहाँ हो, कि क्या सियासत और क्रिमिनलिटी का ये जो बंधन बन गया है, जो नजर आ रहा है, जिससे दामन छुड़ाने की पार्टीज कोशिश भी कर रही हैं, कह भी रही हैं कि हम इनको इनसे तथीर कर रहे हैं, जैसे रेहान भाई ने कहा, मगर ये कैसा ताल्लुक है? एक तरफ वाइट कॉलर क्राइम है और दूसरी तरफ आपके जो सीधे सीधे एक फैक्ट्री के लोगों को मार देना, और फिर रियासत भी कह रही है और फिर अब पार्टीज भी कह रही हैं कि ये इसलिए मारा गया कि भत्ता चूंकि अदा नहीं हुआ था। कौन किसके हाथ पे हम अपना लहू तलाश करें? और ये क्या ताल्लुक है? और फिर जो वाइट कॉलर क्राइम है जिसका इतना शोर है, जो खुद सामने लेके आ रहे हैं, क्या इसमें कभी अवाम के सामने मुजरिम आएंगे या नहीं आएंगे? बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रमेश भाई, आपकी तरफ आता हूं। आप हमारी तरह एक दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी भी तो है ना, सियासतदान होने के साथ। मुस्लिम लीग नून ठीक है, आपकी पार्टी है, कल पहले भी शायद आपकी रही हो, मैं ज़्यादा तो आपकी नहीं जानता, मगर हम जो बात कर रहे हैं, ये जो तल्लुक है बन गया है सियासत का जुर्म के साथ, और जिसकी बाज़गश्त अब अदालतों तक जा पहुंची है। लेकिन अभी मैं एक सवाल मेरा ये है, मैं अभी सलमान भाई से बात कर रहा था, वो आए कहीं शहर से बाहर, तो कहते हैं मैं को 15 दफ़ा मैंने टैक्सी ली और हर टैक्सी वाले से जब मैंने बात की तो वो मायूस था बहुत, हर हवाले से, जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकता, सब में। ये क्यों है मायूसी, और आपने एड्रेस करनी है एज लीडर ऑफ द नेशन? रमेश भाई। सईद भाई, पहली चीज़ तो ये कि मायूसी जो लोगों में पहले थी, अब उसमें दिन ब दिन कमी आ रही है। वो कैसे कमी आ रही है कि प्रैक्टिकली 2013 की इलेक्शन के बाद उन्होंने PMLN की लीडरशिप को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से देखा है कि PMLN की लीडरशिप ने तीसरी मरतबा PMLN को जो हुकूमत मिली है एज ए प्राइम मिनिस्टर बनना, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मजाक नहीं है। और उन्होंने ये महसूस किया कि 2012 में एक जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल रजिस्ट्री जो कराची में लगी थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम जो लगा था, वो इल्ज़ाम पीपुल्स पार्टी, MQM, ANP सारी पॉलिटिकल पार्टी पे लगा था, मगर PMLN के ऊपर नहीं लगा था। मगर फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि PMLN की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, मगर जब आदमी किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहता है तो उसको अपने आप को पहले साफ रखना पड़ता है, नहीं तो मोरली वो नहीं साफ रख सकता, मोरली वो एक्शन नहीं ले सकता। जब 2013 की सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें आई जिसके ऊपर हमें पॉलिटिकली कंप्रोमाइज के लिए कहा गया, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी दहशतगर्दी के हवाले से, कभी भी क्रिमिनलिटी के हवाले से जो पॉलिटिकल विंग के जो लोग थे उसके साथ कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने, आपने इंटीरियर जो मिनिस्टर है चौधरी निसार, उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। एक ऐसा मोड़ था जिस मोड़ के ऊपर PMLN की गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था अगर पॉलिटिकली कंप्रोमाइज, मगर क्लियर कट था कि हम किसी बता देना कौन सा फायदा हो रहा था। हम कहेंगे रमेश भाई, कौन सा फायदा हो रहा था? देखें, सेनेट की इलेक्शन थी, चेयरमैन सेनेट की जब इलेक्शन थी, अच्छा, तब हमें MQM के फुल सपोर्ट मिल रही, मगर हमने कहा कि जो भी चीजें हो रही है, हम कभी भी जो एक ऑपरेशन चल रहा है होगा ना, आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। देखें, आज MQM पाकिस्तान जो है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल, सलमान ने सही बात की कि अच्छा ये होता कि वो अपने तौर पे उन लोगों को बताते कि ये लोग हैं, मगर आज भी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया है क्रिमिनलों से। चाहे पाक सरजमीन ने सेपरेट किया है, पाक सरजमीन हो चाहे MQM पाकिस्तान हो, दोनों ने उन चीज़ों से सेपरेट किया है, मगर अभी भी इनकी क्रेडिबिलिटी ये है, अगर ये चाहते हैं तो इनके सफू में अभी भी जो लोग मौजूद हैं हाथ से पकड़ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले करें तो अच्छी बात होगी। आपसे सवाल है रमेश भाई, आपसे सवाल है, आपके प्राइम मिनिस्टर के केस जो है इस वक्त अदालत में है और उसमें बहुत से अजीब व गरीब एक मजाक भी अब बनता चला जा रहा है। 4-5 किस्म के बयानात आए हैं। कतरी शहजादे तो खैर अब खुद भी तशरीफ ले आए हैं, कोई एक मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं है, अवाम मायूस है। तो ये इसमें किसका कसूर है रमेश भाई? मैं सईद भाई, पहली चीज है कि अवाम मायूस नहीं है। ये 7 महीने पहले जब ये पनामा का इशू आया, उसके बाद आपने बाय इलेक्शनें भी देखी, उसके बाद आपने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शनें भी देखी, उसके बाद आपने मुख्तलिफ जो है वो इदारे, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कुछ NGOs जिसकी ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे ऐसे इदारे थे जिन्होंने फिर दोबारा PMLN की क्रेडिबिलिटी, PMLN के ऊपर दोबारा उन्होंने एंडोर्स किया। दूसरी चीज,
अब ये चीजें लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ठीक है। अब वो सरदारी निजाम या टेररिस्ट विंग या लोगों को ऐसे पागल बनाना, वो सियासत नहीं चल सकती। चले हम भी यही अब कह रहे हैं, लोगों को पता है आगे बढ़ना है रमेश भाई। मैच्योर लीडरशिप क्या है, मेरे रेहान भाई बड़ी देर से इंतजार में हैं। और डर क्यों है? आज पीपुल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, उसको डर किस चीज का है? उसको यही डर है सर, उनको पता नहीं डर है या नहीं है। डर इसी तरीके से मैं रमेश भाई काम करती रही, रमेश भाई 2023 तक कोई रेहान नहीं मिलेगा। रेहान भाई पता नहीं आप तो एक दूसरे से डरते हैं या नहीं डरते। अवाम बड़े डरे हुए हैं आपसे, महंगाई से। अवाम डरे हुए हैं अपनी जो उनकी सहूलियात के शदीद अदम फुकदान से। मगर रेहान भाई मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक कहा इन्होंने, पीएमएलएन वहां नहीं है तो वो तो उसके विंग्स नहीं थे, तीनों के विंग्स थे, एग्जिस्ट करते रहे और इतने पुरस्कार विंग्स थे कि तीनों पार्टियों को पता ना चल सका, लीडरशिप को। और आज भी लगता यह है कि वी आर इन फॉर अ लॉन्ग बैटल विद ऑल दोज ग्रुप्स जो क्रिएट किए गए। जी रेहान भाई। देखिए, मैं 3 हिस्सों में जवाब दूंगा इसका मुख्तसरन। पहली चीज़ तो ये कि लाहौर क्यों तरक्की कर रहा था, लाहौर क्यों पनप रहा था, लाहौर में प्रोग्रेस क्यों हो रही थी लोकल बॉडीज़ की एब्सेंस में। उसका सिंपल जवाब ये है कि लाहौर की किस्मत का फैसला करने वाले लोग लाहौरी थे और उन जो इलेक्ट हुए थे उन्हीं के हाथ में ताकत थी कि वो लाहौर का फैसला कर सके। कराची के साथ बदकिस्मती ये है, अर्बन सिंध के साथ ये बदकिस्मती है कि वहाँ के इलेक्टेड लोगों के पास ये इख्तियार ही नहीं होता कि कराची को संवार सकें, बना सकें। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे उसमें तमाम पॉलिटिकल के पार्टीज़ के नाम थे और उसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स हैं जिसमें मिलिटेंसी हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एमक्यूएम की ही गर्दन बहुत पतली थी कि एमक्यूएम के ही लोगों को मावराए अदालत कत्ल होना पड़ा, उनके लोगों को ही मिसिंग होना पड़ा? अच्छा, मैं इस बात पे, इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि अगर एमक्यूएम की सफ़ों में अगर क्रिमिनल्स हैं तो ऑपरेशन ना किया जाए। मैं इस बात के हक में हूं और मेरे लिए ज़रूरी है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी ज़रूरी है, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है तो यकसा अंदाज में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हों। तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, क्या पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी? क्या वहाँ पर कलदम जमातें काम नहीं कर रही थी? फिर इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि मेरे भाई आर्टिकल 245 लगा हुआ था और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ने, सो कॉल्ड बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी, उसने रेड जोन को क्रॉस भी किया, उसने स्टेट प्रॉपर्टी को उस पर अटैक किया, वहां पर लोगों का कत्ल भी हुआ, वहां पर तोड़ फोड़ हुई, पीटीवी पे हमला हो गया। तो आप, अगर आपकी लाठी यकसा है सबके लिए, तो वहां पर क्यों नहीं एक्शन नजर आ रहा? उसके लीडरों के खिलाफ, उसके कारकुनान के खिलाफ, उनके बड़े बड़े चैंपियंस के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन नजर आ रहा? तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है वाज़ेह तौर पे जो पाकिस्तानियों के सामने है। तो ये जो है ना, एहसास महरूमी जन्म लेता है। कराची को खास तौर पे इकोनॉमिक हब रहना चाहिए, यहां पर तमाम लोग हैं, तमाम मौजूद हैं। अब तो वो अफगानों का भी सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है जी। अब तो वो अफगानों का भी बड़ा शहर है। मैं बिल्कुल नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, सलमान आबिद साहब की तरफ आऊंगा, मगर एक सवाल छोड़े जाता हूँ। हो रही है ये मुस्लिम लीग नून पंजाब, जो एमक्यूएम महाजर, हमारे भाई सिंध या अर्बन सिंध कह लें, ये क्या ये डिवीजन इसी तरह है या ये तबकात की वो खौफनाक तकसीम है जिसमें या सिर्फ अमीर हैं या गरीब हैं या जोर वाले हैं या जेर दस्त हैं? क्या ये जो डिवीजन नेशनैलिटी की बुनियाद पे करते रहे हैं हम, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का रहन सहन और इनके अस्पताल और इनके घर और इनकी गेटेड कम्युनिटीज़ और जिसका जिक्र यहाँ यूएनडीपी के आउट गोइंग चीफ करके भी गए हैं, 2 दुनियाएं हैं। तो ये क्या हमें तकसीम जो किया जाता है ये अपने इन मफादात को काबू में रखने के लिए किया जाता है? मामला क्या है? वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, ये जो बात की जाती है, ये जाग पंजाबी जाग, ये ज़िया के दौर के बाद से हम देखते हैं नेशनैलिटी और की बुनियाद पे सियासत की गई। क्या यही असल डिवीजन है? असल डिवीजन क्या है? देखिए, असल डिवीजन तो ये है कि पाकिस्तान में एक तबका वो है जिसके पास सब कुछ है और एक तबका वो है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको आप मजलूम तबका, महरूम तबका कहते हैं। असल में लड़ाई ये है कि हैव और हैव नॉट के दरमियान, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन आप एक बड़ी मज़ेदार बात यह काजी साहब कि जिन्होंने जिसकी बुनियाद पर सियासत की, अगर किसी ने महाजर की बुनियाद पर सियासत की, किसी ने सिंधियों की बुनियाद पर सियासत की, किसी ने पंजाबियों की बुनियाद पर सियासत की, किसी ने पख्तूनों की बुनियाद पर सियासत की, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी जो है ना इसी सियासत के नाम पर हुई है। अब आप मुझे बताइए कि एमक्यूएम पाकिस्तान की
सियासत में मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमत का हिस्सा रही है, लेकिन उस महाजिर को क्या मिला कराची के अंदर जो आज भी जो है अपने आप को लाचार और मजबूर समझता है और समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी जिसने सिंधियों की बुनियाद पर सियासत की, सिंध कार्ड खेला कई दफा, आप देखिए कि उन सिंधियों को वहां पर जाकर क्या मिला। नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की सियासत की ज्यादातर, आप देखिए कि पंजाब के अंदर उन्होंने किस तरह की डिस्पैरिटीज को पैदा किया है जो अदाद शुमार जाहिर करते हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी ने वहां पख्तूनों के नाम पर सियासत की और बलोच नेशनलिस्टों ने की। मसला यह है हमने अपने अपने सियासी टूल इख्तियार कर लिए हैं, सियासी नारे इख्तियार कर लिए हैं, बुनियादी तौर पर हमने उन लोगों के लिए जिनके नाम पर सियासत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं दी। और मैं आपको कहता हूं कि वो जो हम एक जमाने में करते थे ना दाएं बाजू और बाएं बाजू, अब इस वक्त एक फर्क जो है, तफरीक जो है वो बड़े वाज़े तौर पर यह है राइट और रॉन्ग की, और एक तबकाती लड़ाई चल रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है वो अब उस तबके की बात बिल्कुल नहीं करता जो पिसा हुआ तबका है, उसके ऊपर सिर्फ सियासत करता है। असल में उसके लिए इन्होंने महरूमी छोड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा सियासत के अंदर। अच्छा जी रमेश भाई, आखिरी लम्हे में चाहूंगा सबकी बात आ जाए। सवाल यह है कि जनाब सियासत तो आपकी अपने माल के लिए है, नाम जो है वो किसी नेशनैलिटी या कौमियत का है। रमेश भाई देखिए, पहले जो सलमान भाई ने बात की, ऐसे माजी में बिल्कुल ऐसे होता रहा है, मगर अब वो सियासत ख़त्म हो गई है। अब सियासत पाकिस्तानी सियासत है, और मैं समझता हूँ अभी सूबों की जो बात करते हैं, कभी कभार कोई इमेच्योर पॉलिटिशियन आके बात करता है तो वो फिर दोबारा उसको जो है ना उसको जहन उसका अब आ जाता है कि भाई मैंने ये गलत बात की है, क्योंकि अब वो सियासत अब नहीं चल सकेगी। आज यहाँ पे वफाक की सियासत ये है कि उनकी नज़र में आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत में उनकी नज़र में चारों सूबे बराबर हैं। अगर चारों सूबे बराबर नहीं होते तो वो KPK का भी नहीं सोचते, वो सिंध का भी मोटरवे का नहीं सोचते, या वो पंजाब के लिए सिर्फ सोचते। मैं समझता हूँ उनको पता है कि हमें फेडरेशन तभी मैं कहलवा सकता हूँ जब मैंने चारों सूबों को, सारी कौमों की जितनी भी ज़बानें यहाँ पे हैं उनको मैं इक्वलिटी का हक दूंगा। आपकी बात आ गई रेहान भाई, मैं चाहूंगा आप भी बताइए कि क्या ये कौमियतों के नाम पे सियासत करने वाले अपनी कौमियतों की जेबें खाली करते रहे, गले काटते रहे, कहा जाता है रेहान भाई? इंतहाई पाकिस्तान के साथ सियासी तारीख में इंतहाई कर्मनाक मामला है कि जब हमारे सूबों की बुनियादी तौर पर जो है कौमियत के नाम पर लगी, ये तो इससे कोई मतलब हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 कौमें रहती हैं? नहीं, पाकिस्तान में बेशुमार कौमें हैं और सबको मिल के रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एहसास महरूमी से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, मैं सलमान भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा बड़े एहतराम के साथ, मगर मनफी नहीं लीजिएगा। महाजिरों को क्या मिला? महाजिरों का लफ्ज़ आपने महाजिर को नाम दिया ना, महाजिर, तो ये महाजिर बनने से पहले मक्कड़ थे, पनाह गज़ीन थे, मटरवे थे। तो ये जिस तरह आपने महाजिर कहा, ये हमें नाम मिला है, उससे पहले तो हम कुछ और थे। इसी तरह पाकिस्तान में दीगर कौमियतें भी बसती हैं जिनका सबको एहतराम करना चाहिए। यकीनी तौर पर सियासत का इन्हिसार कौमियतों पर नहीं होना चाहिए। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मगर सवाल ये है कि हम सब हमारे लिए मौजूद हैं और हमकी नाम नहीं देते। सिर्फ यही बात है, वो एक मजलूम है और एक जालिम है, और यही सियासत आगे चलेगी, वरना रूलिंग एलीट आपस में बाम दस्त बगरेबा रहेगी और अवाम देखती रहेगी कि ये चोरी चकारी जिसका एक दूसरे पर बड़ी शिद्दत और इखलास से इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, और फिर देखेंगे तारीख किधर जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।